गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्या होता है? इट इज़ अ रेयर फेटल ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी होती है। तो ये बहुत ही रेयर होता है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और कोगुलेशन। इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और कोगुलोपैथी हो जाता है। It is caused by entering amniotic fluid, fetal debris, and fetal antigen into the maternal circulation through maternal venous channel in the uterus. इसमें क्या होता है? amniotic fluid embolism जो जो fetal का फ्लूइड जो fetus का amniotic fluid होता है, फिर कोई भी डेब्रिस है, फिर कोई भी एंटीजन जो fetus का होता है, वो मैटरनल सर्कुलेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और कोगुलोपैथी अकर होता है। उसे कहते हैं amniotic fluid embolism। अब आते हैं रिस्क फैक्टर की बात। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर में पहला आता है हमारे जैसे कोई भी ऐसा कहीं कंडीशन दैट कॉज ओपनिंग ऑफ द वीनस चैनल इन द यूट्रस, जिसकी वजह से जो यूट्रस का वीनस चैनल है वो ओपन हो रहा है। लाइक सी सेक्शन करवा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवा रहे हैं, सर्वाइकल टीयर हो गया है, कोई भी प्रेजेंटर एब्डॉप्शन हो गया, उसकी वजह से इफ कोई एनी कंडीशन दैट कॉजेज द राइज इन इंट्रायूट्राइन प्रेशर, इंट्रायूट्राइन जो प्रेशर वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी जिसकी वजह से क्या होगा? जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा वो क्या होता है? वीनस चैनल में इंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है। अब कौन कौन सा रीजन है जिसकी वजह से इंट्रायूट्राइन प्रेशर इंक्रीज करता है? वो हमारा इंडक्शन ऑफ लेबर, एमनियोटोमी, प्रेसिपिटेट लेबर, या फिर पावरफुल इंट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से हो रहा है, उसकी वजह से भी क्या होता है? इंट्रायूट्राइन प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब आता है क्लिनिकल फीचर्स की बात करें। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे डायग्नोसिस बनाया जाता है। सबसे मेन है एक्यूट हाइपोटेंशन, फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, एक्यूट हाइपोक्सिया और कोगुलोपैथी। कोगुलोपैथी मतलब ब्लीड, क्या होता है? सीवियर हैमरेज होगा। और ये जो कंडीशन होती है, ये तीनों कंडीशन जो होती है ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे हो सकती है, या फिर सिजेरियन सेक्शन होती है, या फिर पोस्टमार्टम के 4 घंटे के अंदर दिखाई देती है ये कंडीशन। इसके अलावा देखा जाता है नोजिया, वोमिटिंग, डिस्निया, साइनोसिस, रेस्टलेसनेस, कन्वर्जन, कोमा, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, ठीक, ब्लीडिंग फ्रॉम वेनी पंक्चर साइट, वजाइनल ब्लीडिंग हो गया। अगर इसके बाद हम लोग आते हैं डायग्नोसिस की बात करें। ठीक है, अगर डायग्नोसिस अगर देखा था तो कोई भी कंफर्मेटरी लैब टेस्ट नहीं है इसको डायग्नोज करने का। ठीक है, डायग्नोसिस हम क्लिनिकल फीचर में क्लिनिकल फीचर्स के हिसाब से डायग्नोज करते हैं। लाइक एक्यूट हाइपरटेंशन, कार्डियक अरेस्ट, एक्यूट हाइपोक्सिया, फिर कोगुलोपैथी, सब सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग इसे कंफर्म करते हैं कि हमारे एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। ठीक है, अगर कोई भी वुमेन है बिना किसी सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस है, ठीक है, कोई वुमेन है और उसे कोई भी सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस नहीं हो रहा है आफ्टर डिलीवरी या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी, लेकिन उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, हाइपोटेंशन, फिर शॉक की कंडीशन दिखाई दे रही है, तो ये माना जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो गया। मतलब उसे कोई भी ब्लड लॉस नहीं हो रहा है, सिग्निफिकेंट कोई भी ब्लड लॉस नहीं हो रहा है ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे या फिर आफ्टर डिलीवरी, फिर भी उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाइपोटेंशन, फिर शॉक कंडीशन दिखाई दे रही, तो हम लोग माना जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड के एम्बोलिज्म के चांसेस हो सकते हैं। तो हम लोग कोई भी टेस्ट करवाते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट करवा रहे तो हमें पता है जब कोगुलोपैथी हो रही तो ब्लड टेस्ट कराएंगे तो फिब्रिनोजन का लेवल कम मिलेगा, प्लेटलेट का कम मिलेगा, प्रोलॉन्ग पीटी और एपीटीटी जो उसकी वैल्यू उसकी प्रोलॉन्ग्ड मिलेगी। इसके अलावा हम पल्स ऑक्सीमेट्री करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, ब्लड गैस एनालिसिस, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब चीजें चेक करवा सकते हैं। इसके बाद आता है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट की बात करें तो हमारा जो मेन मैनेजमेंट होता है वो एबीसी। तो हम लोग एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को मेंटेन करना है। सबसे पहले एयरवे ब्रीथिंग देखेंगे तो हमें हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है विथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अगर जरूरत पड़े तो इंडोट्रैक्टर इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन भी करेंगे। फिर सर्कुलेशन में देखा जाए तो सर्कुलेशन हम लोग इंट्रावेनस फ्लूइड लगाते हैं, वैसे प्रेशर मेडिकेशन देंगे, सीपीआर अगर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो सीपीआर भी देंगे। अब इसके अलावा कंट्रोल ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करना है, इसके लिए हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लगाएंगे, प्लेटलेट लेंगे और क्रायोप्रेसिपिटेट भी देंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रिवेंशन की बात। हम लोग प्रिवेंशन जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो कोई भी यूट्रस कोई भी ट्रॉमा होने से को प्रिवेंट करेंगे, उसे कोई भी ट्रॉमा ना हो। ठीक है, कोई भी अगर हम मैनुअल वगैरह करें ड्यूरिंग डिलीवरी वगैरह तो हम लोग ये देखेंगे कि वहां पे कोई यूट्रस को कोई डैमेज ना हो। दूसरा, अगर हम लोग सी सेक्शन के टाइम पे हम लोग को जो
ये अवॉइड करेंगे कि प्लेजेंटा की इंसिजन ना हो। ठीक है, इसके अलावा हम बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग हम लोग देंगे। इससे क्या होगा कि जो पावरफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से हो रहा है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट एमनेटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म।